आज हम जानेंगे प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। इसका मार्क्स के कम्युनिज्म थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग तरह की व्यवस्था है। हम सब जानते हैं कि प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता था। उसने एक स्वप्न देखा था कि राज्य ऐसा होना चाहिए। उसका एक आदर्श स्वरूप का वर्णन उसके पूरे विचारों का केंद्र बिंदु रहा है। तो यहाँ जो ये साम्यवादी सिद्धांत है, ये भी एक तरह की व्यवस्था है जो वो आदर्श राज्य में करना चाहता है। हम जानते हैं कि उसने एक व्यवस्था दी थी, उसका न्याय सिद्धांत, जिसके नींव पर वो एक विशेष प्रकार के वर्ग विभाजन की योजना आदर्श राज्य में रखता है। शिक्षा के लिए भी उसने एक विशेष प्रकार की योजना दी थी, जिसके थ्रू वो बहुत सारी बुराइयों को दूर करना चाहता था ताकि एक आदर्श राज्य स्थापित हो सके। और ये जो आज हम देखने जा रहे हैं साम्यवादी सिद्धांत भी उसी तरह की एक व्यवस्था है जिससे कि आदर्श राज्य संभव हो सके। और ये आदर्श राज्य तभी संभव होगा जब ये व्यवस्था भी उसमें निश्चित रूप से होगी। तो वो प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत को दो रूपों में रखता है, दो भाग बताता है, संपत्ति और परिवार का या पत्नियों का साम्यवाद। ये हम आगे विस्तार से देखेंगे, पर इसका पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं। वो हमें थोड़ा पता है, हमें थोड़ा क्लियर है कि वो क्या चाहता था। उसका उद्देश्य था, एक तो उस समय जो वो देख रहा था एथेंस में कि शासक वर्ग बहुत भ्रष्टाचारी था, धनलोलुप था। तो वो चाहता था कि उनका इस तरह का जो चरित्र है वो दूर हो, उनका चरित्र निर्माण हो, भ्रष्टाचारी ना हो। दूसरी चीज़ वो देखता था कि महिलाओं की स्थिति भी शोचनीय थी और उनकी स्थिति में वो सुधार करना चाहता था। तो कुल मिलाकर के शासक वर्ग में वो नैतिकता और उनके चरित्र निर्माण के लिए उसने एक ये विशेष विशेष स्कीम उसने प्लान की। हालांकि शिक्षा भी इसी के लिए डेडिकेटेड थी, पर ये एक विशेष व्यवस्था थी कि उन चीज़ों को ही दूर कर दिया जाए शासक वर्ग के सामने से, जिससे उसके पतित होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो संपत्ति और परिवार को, निजी संपत्ति और निजी परिवार को शासक वर्ग से और सैनिक वर्ग से दूर कर देना चाहता है ताकि उनका चरित्र शुद्ध रहे और एक आदर्श राज्य का निर्माण हो। तो एक बहुत भिन्न तरह की उसने एक पद्धति, एक साम्यवाद की कल्पना दी जो हम आज बिल्कुल भी नहीं देखते हैं इसको। इसका अगर हम क्षेत्र देखें ये किसके लिए है, तो ये पूरी राज्य की जनता के लिए नहीं है। ये केवल उसने जो व्यवस्था दी वो संरक्षक वर्ग के लिए। संरक्षक वर्ग मतलब शासक और सैनिक वर्ग को मिलाकर के हमेशा वो संरक्षक वर्ग शब्द का यूज़ करता है। तो ये साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए था। इसका स्रोत बिल्कुल भी ये मौलिक नहीं कहा जा सकता कि प्लेटो की एकदम नई कोई क्रिएटिविटी थी या कोई नया विचार था, ऐसा नहीं था। उसके पास में उसके एक और नगर राज्य था स्पार्टा, वहाँ कुछ इस तरह के सिस्टम थे। सामूहिक भोजनालय होते थे, स्त्रियों को राज्य के हित में राज्य को सौंप दिया जाता था। क्रीट में सहकारी खेती की व्यवस्था थी और उसका पैसा राज्य के भोजनालयों को जाता था। तो कुछ व्यवस्थाएं प्लेटो के समक्ष उपस्थित थी जिनसे इंस्पायर होकर के उसने अपने एक अलग तरह का एक प्लान प्रेजेंट किया एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए। तो पहले हम देखते हैं, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उसका जो साम्यवादी सिद्धांत है इसके दो भाग हैं। एक तो संपत्ति संबंधी साम्यवाद और दूसरा पत्नियों या परिवार का साम्यवाद। पहले हम देखते हैं संपत्ति संबंधी साम्यवाद में प्लेटो क्या चाहता था। और ये हम जान ही चुके हैं कि ये सिर्फ शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए था। प्लेटो की धारणा थी कि निजी संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची और ईर्ष्यालु बनाती है और राज्य की एकता को संकट में डालती है। वो सोचता था कि एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन की शक्ति और धन की शक्ति रखना राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शासकीय शक्ति का दुरुपयोग संपत्ति संचय के लिए हो सकता है और इससे शासक पथभ्रष्ट हो सकता है। इसलिए शासकों को संपत्ति से दूर रखना ज़्यादा अच्छी बात होगी, ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। प्लेटो कहता है कि पहली बात तो यह है कि संरक्षक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत जरूरी होगी। उनके पास ना तो कोई अपना घर होगा, ना ही कोई ऐसा भंडार जो सबके लिए खुला ना हो।
वे सामूहिक रूप से सामान्य भोजनालयों में भोजन करेंगे, सिपाहियों की तरह डेरों में रहेंगे, और ये ही ऐसे नागरिक होंगे जिन्हें सोना चांदी छूना भी नहीं चाहिए। वे तभी राज्य के रक्षक बन सकेंगे। ये प्लेटो के विचार थे। अर्थात उनके लिए कुल मिलाकर के शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति निषिद्ध होगी, उनके भोजन और निवास सामूहिक होंगे, और निजी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी वे कम से कम अपने पास रखेंगे, न्यूनतम वस्तुओं को अपने पास रखेंगे। सोना और चांदी जैसी कीमती वस्तुएं जैसे आभूषण या बर्तन सोने चांदी के, वो उनके लिए वर्जित होंगे। वे शिविरों में निवास करेंगे जो सबके लिए हमेशा खुले होंगे, पूरी जनता के लिए, ताकि वो कभी भी कंप्लेंट के लिए या किसी भी तरह से मिलने के लिए अपने शासकों के पास आ सकें। ये निजी संपत्ति का निषेध संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो करता है। हालांकि ये बात भी जानने योग्य है कि उत्पादक वर्ग निजी संपत्ति रख सकेगा, ये सबके लिए नहीं है व्यवस्था, पर प्लेटो फिर भी अर्थव्यवस्था पर राज्य का कठोर नियंत्रण चाहता है और चाहता है कि सरकार व्यापार उद्योग धंधों पर नियंत्रण रखेगी और ये भी कोशिश करेगी उत्पादक वर्ग के बीच भी अत्यधिक आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न ना हो। और ये राज्य की ही ड्यूटी है कि ये भी वो देखे कि संपत्ति उचित साधनों से अर्जित की गई हो। वह चाहता है कि राज्य समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखकर संपत्ति के उपभोग की व्यवस्था करे। प्लेटो के साम्यवाद का दूसरा भाग देखते हैं, परिवार का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद इसे कहते हैं। तो प्लेटो की ये व्यवस्था थी कि संरक्षक वर्ग निजी संपत्ति के साथ साथ निजी परिवार भी नहीं रख सकता, वो निजी परिवार का भी निषेध करता है। संरक्षक वर्ग को वो परिवार के मोह से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव और कुशलता से शासकीय कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए ये व्यवस्था प्लेटो देता है। प्लेटो मानता है कि परिवार और निजी संपत्ति जुड़े हुए हैं। परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति उपार्जन के लिए बाध्य करती है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना परिवार का ही उन्मूलन कर दिया जाए, तो संपत्ति का क्रेज भी खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार का जो मूल स्रोत है, मूल आधार है, वही खत्म हो जाएगा। तो प्लेटो कहता था कि परिवार का साम्यवाद एक तो संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से दूर रखकर ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ रख पाएगा, इससे राज्य में एकता बढ़ेगी, सारा राज्य ही शासकों का परिवार होगा, ऐसा वो मान के चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। और इसके अलावा प्लेटो महिलाओं की मुक्ति और समानाधिकार का भी समर्थक था और उन्हें परिवार के अलावा बेहतर भूमिका देना चाहता था। और उस समय के एथेंस में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, वो राजनीतिक व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभाती थी और केवल घर संभालती थी। तो प्लेटो चाहता था कि प्लेटो का मानना था, प्लेटो कहता था कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चूल्हे चौके में बर्बाद हो जाती है। ऐसा उसकी अपनी सोच थी। वो मानता था कि स्त्रियां भी सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों के समान काम करने के लिए आएँ और उन्हें इसका पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। एक और लक्ष्य था प्लेटो के सामने कि वो श्रेष्ठ संतान की या उत्तम नस्ल की भी प्राप्ति चाहता था अपने आदर्श राज्य के लिए। और ये तभी संभव था कि जब सारी स्थितियां राज्य के नियंत्रण में हो। तो वो विवाह में भी सुधार चाहता था और संतानोत्पत्ति भी में की जो सिचुएशंस थी कि संतान भी श्रेष्ठ उत्पन्न हो, इसके लिए वो कुछ व्यवस्थाएं करना चाहता था। तो उसकी परिवार के साम्यवाद की जो योजना थी वो ये थी कि स्त्री और पुरुष के संबंध राज्य के द्वारा नियंत्रित होंगे, ऐसा वो करना चाहता था। और केवल श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों को ही संतान उत्पत्ति के लिए राज्य द्वारा चुना जाएगा और उसकी भी एक निश्चित श्रेष्ठ आयु और उचित समय पर उनको परस्पर मिलने दिया जाएगा। स्त्रियों के लिए प्रजनन का श्रेष्ठ समय 20 से 40 वर्ष तक की आयु और पुरुषों के लिए 25 से 55 वर्ष तक की आयु होगी, ऐसा प्लेटो व्यवस्था करता है। उनका एक निश्चित परिवार या पति पत्नी नहीं होंगे, बल्कि समूचा संरक्षक वर्ग एक सामूहिक परिवार होगा। नवजात शिशु का पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जाएगा। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक और प्लेटो व्यवस्था करता है कि पुरुषों को पुत्री एवं माता तथा उनके प्रत्यक्ष पूर्वज अर्थात अथवा संतान को छोड़कर तथा स्त्रियों को पुत्र और पिता आदि को छोड़कर अन्य से विवाह की अनुमति होगी। प्लेटो की यह भी योजना थी कि पुरुष वर बनने के बाद 7वें माह से लेकर 10वें माह तक के मध्य उत्पन्न हुए बच्चों को पुत्र पुत्री कहेंगे और वे संतानें उन्हें पिता कहेंगी और इसी प्रकार इनकी संतानों को वो पौत्र पौत्री एवं उन्हें दादा दादी कहेंगे। वे सब बच्चे जो एक ही समय में
उत्पन्न हुए वो एक दूसरे को भाई बहन मानेंगे। इस तरह से एक सामूहिक परिवार होगा, निजी परिवार संरक्षक वर्ग के लिए नहीं होगा। तो कुल मिला के ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इस साम्यवादी व्यवस्था में कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवार नहीं होगा। शासक और सैनिक वर्ग के विवाह संबंधों व संतानोत्पत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा। समस्त संरक्षक वर्ग एक विशाल परिवार की तरह रहेगा। स्त्री और पुरुषों को शासन में समान अवसर मिलेंगे और शिशुओं का राज्य के नियंत्रण में पालन पोषण होगा। ये प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की मुख्य व्यवस्थाएं रहेंगी। अब प्लेटो के इस संपत्ति और परिवार के साम्यवाद से संबंधित विचारों की क्या कमियां थी वे भी हम देख लेते हैं। आलोचनाएं की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं की जाती हैं। और एक आलोचना ये की जाती है कि प्लेटो साम्यवाद इसलिए रखता है क्योंकि वो संघर्ष को दूर करना चाहता है, पर हम ये जानते हैं कि संघर्ष का कारण केवल संपत्ति नहीं होता। संघर्ष का जो मूल है वो मानव के स्वभाव में ही होता है। अगर संपत्ति नहीं होगी तो मनुष्य दूसरा कारण ढूंढ लेगा संघर्ष करने का, लड़ाई झगड़े का, और ऐसा जनरली हम देखते हैं कि ऐसा होता है। तो मूल कारण संपत्ति नहीं बल्कि मानव स्वभाव है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसको हटाने से भी कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात ये आलोचना की जाती है कि संपत्ति में मात्र केवल दोष ही नहीं होते बल्कि गुण भी होते हैं। ये इंस्पायर करती है ज़्यादा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। जब कुछ गेन होता है तो व्यक्ति ज़्यादा काम करते हैं। तो संपत्ति को हटा लेने से वो सब फायदे भी खत्म हो जाएंगे। तीसरी आलोचना की जाती है कि ये जो परिवार का या पत्नियों का साम्यवाद की व्यवस्था प्लेटो ने दी है, ये नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। हमारे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था या वर्तमान समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उसकी दृष्टि से इस तरह का विचार बिल्कुल भी उचित नहीं माना जा सकता। चौथी आलोचना ये की जा सकती है कि परिवार के बिना बालक का समुचित विकास नहीं हो सकता, उसका चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। उसको जो स्वाभाविक संस्कार परिवार में रह कर के प्राप्त होते हैं या माता पिता के स्नेह की वजह से उसमें जो भावनाएं डेवलप होती हैं वो परिवार के बिना संभव नहीं हो पाएंगी। तो वो एक अच्छा व्यक्ति तो कम से कम नहीं बन सकता। एक और आलोचना, पांचवी आलोचना की जाती है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता के अत्यधिक विरुद्ध है और इतना ज़्यादा समर्पण करा लेना कि वो अपनी परिवार भी नहीं रख पाएगा, संपत्ति भी नहीं रख पाएगा। तो ऐसे राज्य से क्या लाभ, ऐसे राज्य की एकता से क्या लाभ जब वो व्यक्ति को इतना भी अच्छा जीवन वो नहीं दे पाए। एक और आलोचना कि बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक है। जब सच में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। जैसे शासक वर्ग जिसने कभी संपत्ति नहीं रखी है, जिसने परिवार नहीं रखा है, वो कैसे शासन चलाएगा। उसको बहुत छोटी छोटी जो समस्याएं पैदा होती हैं वो नहीं पता चल पाएंगी, तो कैसे सॉल्व करेगा। एक और ये कहा जाता है कि ये संपत्तिवान अगर वर्ग जो है, उत्पादक वर्ग, वो संपत्ति के बल पर शासक वर्ग को प्रभावित करने में सक्षम हो पाएगा। और तीसरी, एक और अव्यवहारिक इसलिए भी होगा कि स्त्रियां खुद ही मना कर देंगी इस व्यवस्था के लिए, क्योंकि वो अपने संतान को किसी भी हालत में राज्य को सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगी, और अगर सौंपना पड़ा तो इनके लिए बहुत खराब स्थिति होगी। एक और ये बात कही जा सकती है अव्यवहारिकता को लेकर के कि इससे संरक्षक वर्ग का जीवन बहुत उबाऊ और नीरस हो जाएगा। तो ऐसे जीवन से क्या लाभ, राज्य को इतना विकसित करने से या राज्य को इतना उन्नत बनाने से, एक आदर्श राज्य स्थापित करने से क्या लाभ जब कोई उसका एक भी व्यक्ति अगर उसमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता है। धन्यवाद।